बीजेपी ने उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र भट्ट ने बीते दिन नामांकन भरा, लेकिन विपक्षी दल ने उनके सामने राज्यसभा चुनाव के लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं उतारा। ऐसे में महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना निश्चित माना जा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। उत्तराखंड में राज्यसभा से भाजपा ने वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जो है राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं खड़ा हुआ है। ऐसे में उनका राज्यसभा जाना तय भी माना जा रहा है। आज तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। सर, HNN में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, राज्यसभा के लिए आपको प्रत्याशी के रूप में चुना गया है और ऐसे में जो है राज्यसभा जाना आपका निश्चित भी माना जा रहा है। क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखिए, देवभूमि और सीमावर्ती भूमि, और मैं इस बात से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी बद्रीनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। बॉर्डर का इलाका है और द्वितीय पंक्ति के सैनिक वहाँ रहते हैं और सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रधानमंत्री का विजन है कि हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए एक रोड मॉडल वो तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो सम्मान सीमावर्ती क्षेत्र के व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी द्वारा महाराष्ट्र द्वारा दिया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस विश्वास के साथ कि जिस भाव के साथ जो काम मुझे सौंपा गया है, मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूँगा और देवभूमि उत्तराखंड के वो विषय जो विषय सदन के अंदर जाने चाहिए, उन सारे विषयों पर अपने को केंद्रित रखूँगा। खासतौर आपदा का क्षेत्र हमारा रहता है, आपदा से जुड़ने को विषय रहते हैं जिन विषयों की चर्चा उस स्थान पर आए। उत्तराखंड राज्य के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो बहुत से ऐसे विकास के कार्य हैं जो हम चाहते हैं। वैसे तो मोदी जी के मन मस्तिष्क में ये राज्य बसता है, लेकिन बहुत से ऐसे विषय होंगे जिन विषयों को यथा समय सदन के अंदर रखा जाएगा। ये मेरी प्रार्थना में रहेगा। सर, वर्तमान में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाजपा ने ऐसे में आपको राज्यसभा भी भेजा है। तो सर, इस बार लोकसभा चुनाव भी है और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार नए चेहरों पर जो है दांव खेल सकती है। कितनी इसमें सत्यता है? क्या इस बार नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतारने जा रही है? ये भाजपा में प्रत्याशी तय होता है, वह कमल का फूल, उस कमल के फूल का ध्वजवाहक इसका जरूर केंद्र नेतृत्व चयन करता है और ध्वजवाहक कार्यकर्ता होता है। तो जिस भी कार्यकर्ता को ध्वजवाहक बनाया जाएगा, हम लोग कमल को जिताने का प्रयास करते हैं। 5 लोकसभा हम जीतने वाले हैं, पूरा माहौल है। और अब तो धीरे धीरे अपोजिशन ने भी हाथ खड़े करने प्रारंभ कर दिए हैं। कोई लड़ने को आगे नहीं आ रहा है। मैं नहीं लड़ूंगा ये बोलने के लिए मीडिया में ज़रूर अपोजिशन के लोग आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा माहौल है और क्यों ना हो, मोदी जी के प्रति जो भाव है, जो इस राज्य के विकास के लिए मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर किया है, वो अपना में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और हम लोग लोकसभा की 5 सीटों में हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। सर, बात करें तो वैसे तो अगर जब सत्र चलता है या कोई भी ऐसा हो, विधायकों की राय अलग अलग बटी होती है, लेकिन जब गैर बजट सत्र जो है गैरसैंण में कराने की बात हुई तो विधायकों ने एक राय, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे अन्य दल का हो, सभी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और सत्र को गैरसैंण में न कराकर देहरादून में कराने की बात की। क्या लगता है गैरसैंण जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उन पर जो है विधायकों की भावनाएं हावी हो रही है? देखिए कि गैरसैंण में सब लोग सत्र के इच्छुक रहते हैं, कोई ऐसा भाव नहीं रहता है। इस बार मौसम जो था वो थोड़ा ऐसे टाइम पर उसने बर्फबारी की जो समय उसके लिए रहता नहीं था और मौसम के ख़राब होने से चिंता विधायकों की नहीं है। विधायकों को तो एसी रूम मिलते हैं, हीटर रखते हैं, सब प्रकार की वहाँ व्यवस्था रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि विधायकों ने जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके सामने दिक्कतें रहती हैं, उनके संदर्भ में ये विषय रखा होगा। ये ठीक है, उन विषय को भी समझना सरकार का एक उत्तरदायित्व तो होता है और उस विषय पर निर्णय हुआ है। आगामी दिनों में ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। बहुत ज़्यादा इशू बनाने की अवस्था नहीं है और विधायकों का तो कोई विषय बनता ही नहीं है। विधायक को ठंड लगने का वहाँ कोई कारण ही नहीं है। विधायकों को हर प्रकार से रहने की व्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन अगर विधायकों ने कर्मचारी वर्ग बाकी सबके लिए अगर चिंता की, जो वहाँ का माहौल परिस्थिति देखने की बात कही है, तो उसको राजनीतिक दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं निकलने चाहिए। हो सकता है कि अनेकों सत्र ग्रीष्मकाल में हम ज़्यादा सत्र करें उनसे ज़्यादा सत्रों में, क्योंकि ग्रीष्मकाल की अवधि बहुत होती है। ग्रीष्मकाल की अवधि मार्च से लेकर अगस्त तक होती है। तो मार्च से अगस्त तक अनेकों सत्र होंगे।
उस समय गैरसैंण में सत्र आयोजित होने चाहिए। सर कांग्रेस हालांकि जो हस्ताक्षर अभियान था उसमें कांग्रेस के विधायकों ने भी साइन किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जो है सरकार बहाना बना रही है, विधायकों का बहाना बनाकर वहां पर सरकार सत्र चलाना ही नहीं चाहती है। देखिए, सच्चाई है कि गैरसैंण के संदर्भ में कांग्रेस कभी भी उसके लिए निष्ठावान नहीं रही, केवल राजनीतिक इशू बनाने का प्रयास किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो हमने बनाई है, और जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित चिंता हमारा विषय बनता है कि कैसे क्या चीज़ें होनी। ये ठीक है कि उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर अनेकों परिस्थितियाँ इस रूप में रहती हैं, वर्षा काल है, शीतकाल है, इन पर कारण कई दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस के लोगों पर इशू है नहीं, इसलिए कोई ना कोई इशू अपना उठाते रहते हैं। सर लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम आपके और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चलने जा रहे हैं प्रदेश भर में? देखिए, हमारी कल परसों 2 दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में है। अनेक कार्यक्रम दिल्ली से आएंगे, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सभाएँ आएंगी। हमारा जो आगामी दिनों के करने कार्य हैं उनके इशू आ जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे लेकर हमको जनता के बीच मुद्दे निकल कर आएंगे, और हमारा बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हम सारे विषय पहुंचाएंगे। हमारा लगातार चुनाव तक का जो कार्यक्रम है ये 2-3 दिन के अंदर हम क्लियर करके भेज देंगे। और अभी हमारा लाभार्थी संपर्क के कार्यक्रम इन दिनों हमारे चल रहे हैं। सर कांग्रेस अंतिम सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि आपने हैट्रिक लगाने की बात कही है कि इस बार 5 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक लगाएंगे और 5 लाख के अंतर से जो है सीटें जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, चाहे महंगाई हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, UKSS भर्ती घोटाला हो, और इनके दम पर इस बार हम भारतीय जनता को हराएंगे। तो इनकी काट किस तरीके से आप दूर देंगे? देखिए, कांग्रेस के ये मुद्दे तो पिछले कई महीने से चल रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार निर्विरोध जीते, बागेश्वर का चुनाव हम लोग जीते, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग का चुनाव निर्विरोध जीते, दुग्ध संघ भी निर्विरोध जीते जहाँ जहाँ चुनाव हुए, और राज्यसभा निर्विरोध जीते। तो कांग्रेस के तर्क पर वो खुद विचार करें क्या तर्क दे रहे हैं। बिना इशू के, जिन इशू को जनता ने नकार दिया है, ऐसे इशू को इशू बनाकर कांग्रेस का हित होने वाला नहीं है, और यही कारण है कांग्रेस के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, और साफ तौर पर प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की, और सभी मुद्दों पर जो है अपनी बात मुखरता से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रखी। सहयोगी पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं अरुण सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।